वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं सुबह के 4 बजे का ये करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाली आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो 66 बीपीएससी करंट अफेयर के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से। दोस्तों, करंट अफेयर डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं रोज सुबह के 4 बजे। इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर भी कवर अप कराए जाएंगे और ईयरली, जो कि आपके राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए होंगे। तो ये इसके लिए आप दोस्तों मैं बुक आपको फॉलो करने को बोलूंगा, वो है दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण। डेली पढ़िए, है ना। एक मंथली पीडी आता है ये, है ना, और ये ईयरली भी आता है, लेकिन आप मंथली वाला पढ़ें और डेली उसका 1 पेज 2 पेज करके पढ़िए। 30 दिन में पूरा किताब खत्म कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आप खासकर मंथली वाला पीडी लें, प्रतियोगिता दर्पण, उसका आप लोग यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं अपने करंट अफेयर की तैयारी में, अगर आप किसी भी पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर का। और शाम को 6 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलेंगे। जी हाँ, शाम को 6 बजे आपको बीपीएससी का मॉक टेस्ट दिया जाता है, तो वो मॉक टेस्ट भी अटेंड करें। जी हाँ, उसमें जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर तरह के क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं। ठीक है, चैनल पे देखिए, नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, व्हेन वाज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 ऑब्जर्व। देखिए, कल ही बीता है ये दिन, 5 जून को। जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। लेकिन यहाँ से जुड़े हुए तथ्य हैं कि इस बार का थीम क्या रहा, क्योंकि देखिए जब भी दिवस के बारे में मैं बताता हूँ आपको, तो थीम के बारे में जरूर नोट कर लिया करें, आप लोग पूछ लिया करें, या फिर अगर नहीं बताता हूं तो आप लोग सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया करें। यहाँ इस बार जो थीम रहा है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी। जी हाँ, ये विश्व पर्यावरण दिवस का क्या रहा है, तो 2020 का थीम रहा है। क्योंकि देखिए अभी हाल ही में आपको बता देना चाहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और यूएसए ने अपनी झाड़ियों के हालिया घटनाओं के साथ अभी इसको जोड़ा है। क्योंकि देखिए इन तीनों देशों में बहुत ही भयंकर आग लगी हुई थी। जी हाँ, जिनके चलते बहुत सारे पेड़ पौधे जो है नष्ट हुए हैं, जिसके चलते इस बार जैव विविधता इसका थीम रखा गया है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्यावरण जो है मुद्दों पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से ये नोट कर सकते हैं दोस्तों। इंडिया हैज प्लेस्ड हाउ मच अमाउंट फॉर द ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीन एंड द इम्यूनेशन। कोविड-19 के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों कि भारत ने वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस के लिए कितनी राशि गिरवी रखी है। ग्लोबल अलायंस के लिए देखिए, क्योंकि आपको पता है कि पूरे विश्व भर में कोविड-19 पेंडेमिक जो चल रहा है ना, उसके चलते, जो महामारी चल रही है उसके चलते भारत ने भी अपना योगदान दिया है। जी हाँ, एक सबमिट हुआ था दोस्तों अभी, जी हाँ, यूके सबमिट कहते हैं उसको। ठीक है, और ये इस समिट में भारत ने भी अपने करीब करीब दोस्तों 15 मिलियन यूएसडी डॉलर जो है वो क्या किया है, तो राशि को यहाँ पे गिरवी रखा है, 15 मिलियन यूएसडी डॉलर को। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो भी अगर दवाइयाँ बनती हैं, वैक्सीन बनती हैं, टीकाकरण उसका होता है, तो उसको भी फायदा मिल सके, भारत को भी फायदा मिल सके इसका, और उसके लिए ये पेमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये अपना 15 मिलियन यूएसडी जो है ये क्या किए हैं, तो गिरवी रखे हैं। कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कुछ तथ्य हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री हैं, ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीन इम्यूनेशन यानी कि जीएवी, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, लिख लीजिएगा। 15 मिलियन का वादा किया, यहाँ पे गिरवी रख दिया एक तरह से समझिए तो। और 4 जून 2020 को यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित हुआ था ये ग्लोबल वैक्सीन समिट। जी हाँ, किसके द्वारा, यूके के द्वारा। अब देखिए यूके से जुड़ा यानी कि यूनाइटेड किंगडम से, तो कुछ तथ्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट जरूर बनेंगे, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यूके में होने वाले अभी जितने भी समिट हैं उसके बारे में थोड़ा सा जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर आप देखिए पीसीएस की तैयारी करते हैं ना, तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें ना आप नोट किया करें, नोट्स बनाइए, साइड में करके लिखते रहिए, अलग अलग कॉपी बना के, है ना। तो यहाँ पे यूके का समिट होने वाला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें वर्ल्ड लेवल पे ये होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो 8 जून से 9 जून तक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक समिट होने वाला है वहां पे, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जून 15 से 16 2020 तक एक ग्लोबल कांग्रेस समिट होने वाला है, ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे अपडेट होगा। और जून 15-16 में ही एक और समिट होगा वहां पे, 8th वर्ल्ड कांग्रेस एंड एक्सपो ऑन ग्रीन एनर्जी, ये दोनों साथ में ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इसका संस्करण 24वां है और ये 8वां है इसका संस्करण। ठीक है, लेकिन ये 15 से 16 जून को ही दोनों
यहाँ पे होगा दोस्तों। यहाँ पे 15-16 जून को और इसी से जुड़ा हुआ एक और सबमिट होगा जो कि 33rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा ये, जो कि दोस्तों नॉमिनेटेड एंड द नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे अपडेट दिए जाएंगे। उसके अलावा फिर से एक वही सबमिट होगा वहाँ पे जिसका संस्करण 49वां होगा, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन माइक्रोबायोलॉजी। फिर एक और सबमिट होगा लेकिन ये 17 से 18 जून को होगा। ठीक है, तो ये पूरा सप्ताह जो है आने वाला जून का इनका बहुत ही बिजी और व्यस्त होने वाला है और इसमें ये सबमिटेड होने वाले हैं। तो न्यूरो सर्जरी एंड द न्यूरो साइंस के बारे में सबमिट होगा और यहाँ पे 17 से 18 जून इसका डेट है। इसका 26वां संस्करण है ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, उसके बाद जून के बाद एक और है, उसी दिन 29 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा इनसाइट इन द ऑथोमोलॉजी का। ठीक है, ये इनका है यूके का, खासकर ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो यहाँ पे ये सारे जो आपके सबमिट होने वाले इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जो भी सबमिट है होने वाले हैं उनके बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगले महीने में आपको पीडी में दी जाएंगी, है ना, प्रतियोगिता दर्पण में। तो प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़ते रहना आपको। ठीक है, तो यहाँ से सवाल जुड़े थे यूके से, तो यूके के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 6 करोड़ की जनसंख्या वाला एक देश है जो कि पूरे विश्व पर आज तक शासन करता रहा है, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों कैपिटल इसका लंदन होता है, नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज हैं इसमें शामिल हैं जो यूके में है ना, यूके भी क्या है, एक तो यूनाइटेड है, तो यूनाइटेड है तो कितने देशों का यूनाइटेड किंगडम है ये, स्कॉटलैंड, जी हाँ स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड और वेल्स और यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 3 जो है कंट्रीज का यहाँ पे दोस्तों ये एक क्या है तो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं भी दोस्तों यहाँ पे बोरिस जॉनसन, नोट कर सकते हैं इनका नाम, बोरिस जॉनसन जो है यहाँ के क्या है तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भारत से है। यहाँ पे आपको बताना है कि विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि कौन सा राज्य है या ये यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य है हमारा, संघ क्षेत्र है हमारा। तो देखिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर लिख दिया गया है, तो यहाँ का मतलब होता है कि अब ये स्टेट नहीं होगा, कोई ना कोई यूटी ही होगा। तो यहाँ पे बताइएगा कि हमारे किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वेतन ट्रैक मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च किया है, मेरा वेतन। ठीक है, मेरा वेतन है ये, है ना, वेतन है, और मेरा वेतन संस्करण 1 लॉन्च किया है, एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है दोस्तों। ठीक है, इस लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, इनका नाम भी बताऊंगा मैं अभी आपको। तो ये है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, आंसर क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन ट्रैक मोबाइल ऐप। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं, यहाँ से ये चीजें एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती हैं, मेरा वेतन संस्करण 1। तो ये यहाँ के नए अभी बने हैं दोस्तों उपराज्यपाल, इनका नाम है दोस्तों, नोट कर सकते हैं आप लोग। जी हाँ, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए इसका हेडक्वार्टर जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, नोट कर सकते हैं। इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों ये स्टेट 1988 में, और यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं कौन तो अभय कुमार, जो कि स्टेट इंफॉर्मेटिक ऑफिसर भी हैं यहाँ के। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों कि ये जो उपराज्यपाल बने हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, और ये नए राज्यपाल बने हैं दोस्तों। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सूचना और विज्ञान NIC द्वारा विकसित एक सैलरी ट्रैक मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया इन्होंने, जिसका नाम है मेरा वेतन, जिसका पहला संस्करण लॉन्च भी कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता देना चाहते हैं कि जो एंड टू एंड प्लेटफॉर्म होता है उस पर ये कार्यरत करेगा, और ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर एप्लीकेशन आपको अवेलेबल होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है, तो इससे आपका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। ठीक है, इसके लिए पेमेंट सिस्टम भी बनाया गया है, जेके पे सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आप फोन पे होता है ना, तो उसी तरह जेके पे सिस्टम, गूगल पे होता है, उसी तरह जेके पे सिस्टम एप्लीकेशन को कंप्यूटराइज करके इसको बनाया गया है, और ये इससे लोगों को सीधे पेमेंट उनके खाते में भेजा जा सके। ठीक है, तो ये अपडेट था यहाँ से जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जी हाँ, 370 धारा हटने के बाद यहाँ पे आर्टिकल 370 धारा लगी हुई थी अभी तक, जिसको अब हटा के यहाँ पे 2 राज्य बनाए गए हैं दोस्तों। एक लद्दाख बनाया गया है और एक बनाया गया है दोस्तों, जी हाँ, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के तो उपराज्यपाल का नाम आपने देख लिया, गिरीश चंद्र मुर्मू को बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन लद्दाख के कौन है उपराज्यपाल?
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वैसे जो मैं आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे वही बने हैं यहाँ के उपराज्यपाल। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उनका नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सूचना पुस्तिका कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा शुरू की है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द इंफॉर्मेशन बुकलेट सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19? सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा, देखिए यहाँ पे बता दें कि हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय हैं, विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी। इन्होंने कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक एक सूचना पुस्तिका को लॉन्च किया है। पुस्तिका लॉन्च हुई है जिसमें इसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों को, शिक्षकों में साइबर बुलिंग के बारे में जागरूकता देना। अब ये साइबर बुलिंग क्या है सर? साइबर बुलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको अभी जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आप फेसबुक पे देखते होंगे कि ऐसे फेक आईडीज बने होते हैं। उन फेक आईडीज के जरिए लोगों को क्या किया जा रहा है? तो टॉलरेंट किया जा रहा है, मतलब कि परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ दिखलाई जा रही हैं, कुछ कटे फटे लोग हाथ वाथ, या फिर जो कि एक तरह से किसी की भी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकती है, ऐसे ऐसे तस्वीरें पोस्ट किए जाते हैं। या फिर आपके बच्चे कितने सुरक्षित हैं साइबर बुलिंग से? जी हाँ, साइबर बुलिंग जैसे कि आपके बच्चे अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट या फिर उसका शिकार हो तो नहीं रहे हैं फेसबुक के जरिए। ऐसे सारे पोस्ट जो वल्गैरिटी को शो करते हैं और वो आपके फेसबुक पे दिखते हैं या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे दिखते हो, ठीक है, नॉट ऑन फेसबुक ओनली, ठीक है। तो ये किसी भी तरह की साइबर बुलिंग हो सकती है। तो इसके ऊपर रोक लगाने के लिए रमेश पोखरियाल जी ने एक सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक का लॉन्च किया यहाँ पे दोस्तों, जिस पुस्तिका का नाम है यहाँ पे। तो ये हमारे क्या है, तो याद रख सकते हैं, ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, रमेश पोखरियाल जी, ठीक है, मंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बताया साइबर बुलिंग से यहाँ पे जागरूकता बढ़ाना है। साइबर बुलिंग के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें तो यहाँ पे बताई नहीं है, लेकिन एक चीज नोट कर लीजिएगा, अगर कोई महिलाएं इसका शिकार होती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ब्लैकमेलिंग समझते हैं ना आप लोग, ब्लैकमेल करते हैं किसी को, तो उसी तरह का यहाँ पे साइबर बुलिंग नाम दिया गया है। तो उसी तरह अगर महिलाओं को कोई परेशान कर रहा है तो उनके लिए भी इसमें कानून में प्रावधान है। अगर देखिए क्या होता है कि आप उस कोई फेसबुक पे जाएं और ऐसा पोस्ट देखें, आप उसको क्या करते हैं, तो रिपोर्ट मार देते हैं। रिपोर्ट मारते तो वो आप तक नहीं पहुंचता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और के पास तो जाता है वो पोस्ट, ठीक है। तो इसका इफेक्ट जो है वो खत्म नहीं होता है, ठीक है, जल्दी इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई होती है इन सभी पोस्ट पे। तो इसके लिए आपको एक प्रावधान भी दिया गया है कि आप जाकर पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं, एफआईआर वगैरह भी कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर कोई महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं, है ना, तो उनके लिए यहाँ पे आर्टिकल 509 के तहत एक प्रावधान रखा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 509 में। जी हाँ, कि वो ऐसी स्थिति में आप जाके कानून का सहारा ले सकती हैं। साइबर बुलिंग यानी कि गंदी भाषा, तस्वीरें, धमकियां, इंटरनेट पर तंग करना आम होता है, और इस समस्या में निपटने के तरीके जानने के लिए हमने बीबीसी हिंदी के साइबर एक्सपर्ट के साथ ये फेसबुक चैट भी किया था, जिसके जरिए ये पता चला है दोस्तों साइबर बुलिंग यही होता है। ये अपडेट था यहाँ से साइबर बुलिंग को लेकर। तो ये एक अपडेट के लिए आपको क्या लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे एक पुस्तिका लॉन्च की गई है दोस्तों रमेश पोखरियाल के द्वारा, जो कोविड-19 के समय इन सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा को लेकर। क्योंकि क्या है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन शिक्षा के लिए इंटरनेट का उपयोग करेंगे, और इंटरनेट पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आपको बचना भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के क्राइम होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस पर एक और क्वेश्चन है। इन्होंने लॉन्च किया है आई कमिट। इसका पहल किसने शुरुआत किया है? तो आप तस्वीरों में इनका, अगर आप इनको पहचान पा रहे हैं, जल्दी से आप बताइएगा ये कौन है। हु लॉन्च द आई कमिट इनिशिएटिव ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? तो 5 जून को ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में। आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये है आर.के. सिंह। दोस्तों आपको बता दें कि 5 जून को ऊर्जा मंत्री हमारे स्वतंत्र प्रभार के, इंडिपेंडेंस है ना ये, और मंत्रालय में है, आर.के. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आई कमिट अभियान शुरू किया है। अच्छा, मंत्री ने क्या कहा है यहाँ पे, तो इनके बारे में, आई कमिट के बारे में, कि ये पहल है भारत के लिए एक नई ऊर्जा निर्माण करने का, जहाँ पे सरकारी और निजी जितने भी प्लेयर्स हैं, है ना, उनके विविध स्पेक्ट्रम को एक साथ ला सके। ये पहल है
एक ऊर्जा लचीला भविष्य बनाने का भारत का, जिसके निर्माण में हम अपना सहयोग कर सकें। ये एक पहल है दोस्तों एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा संचालित की गई। यह आई कमिट का एक पहल है सरकारों, कॉरपोरेट्स, बहुपक्षीय द्विपक्षीय संगठनों का, थिंक टैंक और व्यक्तियों की जैसे खिलाड़ियों के विविध सेट को एकजुट करने का एक पहल है आई कमिट। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने इस पहल में बारे में बताया है कि हम देश में संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला के परिवर्तन की परिकल्पना करते हैं और हमने अपने सभी नागरिकों को 24/7 यह ऊर्जा और सुरक्षा पहुंचाने का जिम्मा भी उठाया है, सुनिश्चित करते हैं। तो ये कहा है आर.के. सिंह ने, हमारे क्या है ये, तो पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे स्वतंत्र प्रभार के ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक और मंत्रालय हो गया है जहां पे कुछ बदलाव किए गए हैं। जी हाँ, फिट भारत में भारत के कितने स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्म लॉन्च की जाएगी। तो ये आप इनको अगर देख रहे हैं तस्वीरों में, तो ये है किरण रिजिजू। जी हाँ, जो कि हमारे खेल मंत्री बने हैं। जी हाँ दोस्तों, फिट इंडिया विल बी लॉन्च स्पेशल फिल्म टू प्रमोट हाउ मेनी इंडिजिनियस स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे गेम्स की, जी हाँ, ऐसे 10 गेम्स की, आंसर डी हो जाएगा। 10 ऐसे गेम्स को यहाँ पे के ऊपर यहाँ पे चर्चा होगी जिसको बढ़ावा मिल सकेगा, इन खेलों को बढ़ावा मिल सकेगा। वो कौन कौन से खेल है ये भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पे किरण रिजिजू जी ने क्या कहा है ये आप जान लीजिए। नए नियुक्त हुए हैं खेल मंत्री, इन्होंने कहा है कि शुक्रवार को कि वो अपने जो भी इनके पूर्वोत्तरी राज्यवर्धन सिंह राठौर थे खेल मंत्री अभी तक, उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे इन सभी चीजों से तथ्य जुड़े हुए हैं कि फिट इंडिया खेल मंत्रालय ने फ्लैगशिप कार्यक्रम के साथ साथ स्कूल शिक्षा और साक्षरता को यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत का पहल किया है, जिसमें 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों वो कौन कौन से हैं खेल, तो ये आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। पहला है दोस्तों शूटिंग बॉल, रोल बॉल, कबड्डी, मलखम्बम, साके, थांग टा, खो खो और कलियरे पट्टू और टैग ऑफ वार एंड गुटका। तो ये दोस्तों आपको सारे गेम हैं जो कि यहाँ पे शामिल किए गए हैं इन 10 स्वदेशी खेलों में। इनको प्रोत्साहन करने के लिए इनके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनेगी जिससे कि इनको प्रेरणा मिल सके लोगों को ऐसे गेम खेलने के लिए और ये आगे आ सकें। तो कुछ गेम ऐसे हैं जो कि नॉर्थ हैं, जो कि किरण रिजिजू हैं उनकी क्षेत्र से है। ठीक है, तो कुछ गेम्स यहाँ पे उत्तर भारत का भी है, कुछ गेम यहाँ पे दक्षिण भारत से भी है। ऐसे गेम जो कि वहाँ पे स्वदेशी खेलों के रूप में जाना जाता है, इसको अब इंटरनेशनली या नेशनली लेवल पे लेकर आने की पहल की गई है। जी हाँ, हमारे खेल मंत्री बदल चुके हैं, किरण रिजिजू जी हो सके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में कितनी हिस्सेदारी का हासिल किया है। मुबादला नोट कर सकते हैं दोस्तों। इन्वेस्ट द कंपनी हैज एक्वायर हाउ मच स्टेक इन रिलायंस जियो। तो ये है दोस्तों मात्र 1.85%। बी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ पे 1.85% जो है मुबादला ने क्या किया, एक्वायर किया है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पे अपने स्टैक को। दोस्तों यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक कंपनी है दोस्तों, कहाँ की, तो यूएई की। मुबादला कहाँ की कंपनी है, तो यूएई की। इसकी राजधानी होती है दोस्तों यूएई की अबू धाबी, नोट कर सकते हैं। करेंसी यहाँ की होती है दोस्तों दिरहम। ठीक है, यूएई दिरहम होती है और प्रेसिडेंट यहाँ पे है खलीफा बिन जायद अल नयान। नोट कर सकते हैं दोस्तों। ये 3 चीजें जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। और अबू धाबी की एक कंपनी है दोस्तों, एक फर्म है मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो ने हाल ही में 1.85% का हिस्सेदारी हासिल करके रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में करीब 9,093 करोड़ रुपए का निवेश किया। कितने का, 9,093 करोड़ का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। चालू खाता खोलने के लिए किस बैंक ने भारत की पहली मोबाइल ऐप आधारित सुविधा शुरू की है। अब जो है आपका करेंट अकाउंट जो है दोस्तों, ये देखिए करेंट अकाउंट जो है वो आप बैंक जाके ही खोल सकते थे, लेकिन एक मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया यहाँ पे, जिसके चलते आप चालू खाता किसी बैंक का भारत की पहली मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए खोल सकते हैं। विच बैंक रोल आउट द इंडियाज फर्स्ट मोबाइल ऐप। तो ये आंसर कीजिएगा दोस्तों, इंडसइंड बैंक इज द राइट आंसर।
दोस्तों इंडसइंड बैंक के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ किट काइंड द फैसिलिटी टू कस्टमर टू ओपन करेंट अकाउंट थ्रू इट्स इंडस कॉर्पोरेट मोबाइल ऐप। तो इस ऐप के जरिए वो अपना कॉर्पोरेट जहाँ खाता खोल सकते हैं। करेंट अकाउंट कैन बी ओपन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग, जी हाँ, यहाँ पे हर तरह के बिजनेस के लिए आप करेंट अकाउंट का खोल सकते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के बारे में, या फिर प्रो प्रॉपर्टी स्निपने के बारे में, इन सब के लिए। तो ये अगर आप खोलना चाहते हैं तो अब ये इंडसइंड बैंक ने पहल किया है कि करेंट अकाउंट एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी आप खोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे इंडसइंड बैंक के द्वारा। तो इंडसइंड बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। अभी एमडी और सीईओ है इसके सुमंत कथपलिया, नोट कर सकते हैं, इनका नाम है सुमंत कथपलिया, और चेयरमैन है दोस्तों अरुण तिवारी। और टैगलाइन दोस्तों याद रखेंगे, बैंक के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो बैंक का हेडक्वार्टर और टैगलाइन जरूर याद रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस बैंक का टैगलाइन है दोस्तों वी मेक यू फील रिचर, ये आपको फील कराता है कि आप जो है अमीर आदमी बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। पूर्व मिस वर्ल्ड है मानुषी छिल्लर ने रोहित हेमा को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो क्लियर होता है कि हाँ, अभी जस्ट पिछले साल ये बनी है मानुषी छिल्लर जो है यह मिस वर्ल्ड बनी है, और इनको शामिल किया गया है दोस्तों ऐसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर में जहाँ पे पहले से रोहित और हेमा दास शामिल हैं, ठीक है। रोहित कौन? तो रोहित शर्मा है, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के ये प्लेयर हैं, और हेमा दास, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वो कंपनी है एडिडास, नोट कर सकते हैं, इसके ये ब्रांड एम्बेसडर नई नियुक्त हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इन तीनों के अलावा रणबीर सिंह भी हैं जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं, जी हाँ, एडिडास के। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में सारी जानकारी आपको दी गई है। जी हाँ, रोहित शर्मा इंडियन स्टार बैट्समैन है, और हिमा दास जो कि एक स्प्रिंटर है फ्रॉम असम से आती हैं, और ये एक्टर रणवीर सिंह है जो कि ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ पे एडिडास के लिए, ठीक है। तो इन सब का नाम आप ध्यान रखिएगा। और ये 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी मानुषी छिल्लर, नोट कर सकते हैं, और ये 4 जून को इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में जो शारीरिक और मानसिक रूप से फिटनेस को लेकर ये यहाँ पे एडवर्टाइज करेंगे, और हैशटैग होम टीम हीरो ये एक अभियान चलाई है, जिसके जरिए दोस्तों महिलाओं और बच्चों को भी यहाँ पे फिट कर सकें, जी हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर पढ़िएगा। एडिडास जो है WHO को, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कोविड-19 के प्रतिशत निधि के ऊपर यहाँ पे समर्थन के लिए होम टीम हीरो के भाग लेने के लिए, यहाँ पे हैशटैग होम टीम हीरो के में भाग लेने के लिए यहाँ पे दुनिया भर में लोगों को प्रोत्साहित करता है दोस्तों, ठीक है। एडिडास दोस्तों 7 जून तक जितनी भी उनकी रनिंग और ट्रेनिंग ऐप में देखे गए प्रति घंटे की कमाई है, उसका 1 USD जो है वो WHO को दान कर देगा, ठीक है। ये बोला गया है यहाँ पे एडिडास के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से अपडेट थे एडिडास को लेकर, तो इंपॉर्टेंट थे, नोट्स जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर कौन सा व्यक्तित्व यूनिसेफ के रेड डॉट चैलेंज में शामिल होता है? अब ये रेड डॉट चैलेंज क्या है, व्हाट इज रेड डॉट चैलेंज, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन वो व्यक्तित्व कौन है जो कि इसमें शामिल हुआ है? मासिक धर्म स्वच्छता, महिलाओं को लेकर ये एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है, जो कि हर महीने उनको मासिक धर्म के रूप में झेलनी पड़ती है। लेकिन ये समस्या उनके लिए एक यूनिसेफ ने, या एक संस्था है जिन्होंने यहाँ पे रेड डॉट चैलेंज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ये क्या है इसके बारे में बताऊंगा। ऑन द मेंस्ट्रुएशन हाइजीनिक डे मानुषी छिल्लर, आंसर कर सकते हैं, जो 2017 में यहाँ पे मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं, उनको शामिल किया गया है दोस्तों। इसके लिए यहाँ पे ज्वाइन किया गया इनको यूनिसेफ के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में अगर बात करें तो 28 मई 2020 को 23 वर्षीय पूर्व मिस वर्ल्ड मिस मानुषी छिल्लर जो है संयुक्त राष्ट्र बाल पोषण यूनिसेफ की वैश्विक पहल रेड डॉट चैलेंज के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लड़कियों को शिक्षित करने का सहयोग करेंगे। मासिक धर्म स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं को निर्माण और स्वच्छता उपयोग भी कराएंगे ये। दोस्तों यहाँ पे अगर हम यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें तो यूनिसेफ का प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ पे याद रखिएगा रबाब फातिमा, जो कि बांग्लादेश से आती हैं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो हेनरिएटा एच फोरे,
और हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, ये आपको यूनिसेफ से पता होना चाहिए इतना चीजें। तो ये सारे अपडेट थे दोस्तों। अच्छा, ये रेड डॉट जो चैलेंज है, ये एक तरह से जो हमारा जो अभियान है रेड डॉट चैलेंज, ये किस लिए है? तो उन लड़कियों को जागरूकता पैदा करने के लिए, किसके बारे में? तो मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में। ठीक है, इसलिए शुरुआत किया गया है दोस्तों यूनिसेफ के द्वारा। ये पहल की गई है पूरे वैश्विक स्तर पे, जिसमें कि इनको मिस मानसी चिल्लर को इसमें जोड़ा गया है, ज्वाइन किया गया है। ठीक है, ताकि ये सहयोग कर सके शिक्षित करने में लोगों को। ठीक है, तो ये अपडेट सारे मैंने आपको यहाँ पे पहुंचाए हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा, है ना। वीडियो कैसा लगता है? रोज सुबह के 4 बजे का ये वीडियो होता है जो कि आपको दिए जा रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा हो सकता है कि लेट है, वीडियो 11 बजे आपको मिले, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन डेली ये वीडियो आप लोग जरूर देखें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे शाम को 6 बजे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।